नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती बन हिंसक हो चला है। अब तक शांत रहे इस आंदोलन ने आज हिंसक रूप ले लिया। सत्तारूढ़ दल के विधायक के घर आगजनी की गई और इस बीच सरकार ने आंदोलनकारियों से कानून व्यवस्था ना बिगाड़ने की अपील एक बार फिर की। मराठा आरक्षण आंदोलन की लपटों में सोमवार को सत्तारूढ़ दल के विधायक प्रकाश सोलंकी का घर और दफ्तर आ गया। उनके किसी वीडियो से नाराज होकर आंदोलनकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं ये आंदोलन हिंसक और दिशाहीन तो नहीं होता जा रहा। बीड़, सोलापुर, हिंगोली जैसे जिलों में आंदोलनकर्ताओं ने कहीं चक्का जाम किया तो कहीं आग लगा दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठाओं को आरक्षण देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये भी कह रहे कि मामला नाजुक है, इसलिए थोड़ा समय और दीजिए। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। मराठा आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहा है आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का अमरण अनशन। सोमवार को इस अमरण अनशन के छठे दिन पाटिल की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। सरकार ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन उनकी दलील है कि पहले आरक्षण दो फिर खत्म करेंगे अनशन। इस बीच पूर्व न्यायाधीश शिंदे की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकार किया जाना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने मराठा समुदाय के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के दस्तावेज देखे, जिसमें 11,530 लोगों को कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं, यानी ये संख्या 10% भी नहीं है। ये बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठाओं को कुणबी समुदाय में रखकर आरक्षण देने की बात की थी, जिससे ओबीसी में आने वाला कुणबी समुदाय भड़क गया था। इस बीच विपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात कर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जो मौजूदा हालात है वो लॉ एंड ऑर्डर में थोड़े गंभीर हो चुके हैं। विधायक के घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है, लोगों को मना कर दिया है गाँव में आने से। ये बड़ा सीरियस इशू है। इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई है और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से भी गंभीर हो सकती है। तो तुरंत राज्यपाल को हमने विनती की कि उसमें इंटरवीन करें और स्टेट गवर्नमेंट को भी निर्देश दें कि वो फैसला इसमें तुरंत कानूनी तौर पर करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंटरवेंशन आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अपेक्षा है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो इसके ऊपर चर्चा करे और जल्द से जल्द निर्णय करे। मराठाओं का इतिहास और वीर शिवाजी की वीरता और पराक्रम को गौरवशाली पन्ने पर लिखा गया है, लेकिन आज आरक्षण के इस मुद्दे ने महाराष्ट्र सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जातिगत जनगणना के बाद अब बिहार अगले दौर का राजनीतिक संघर्ष देखने जा रहा है। अगले सोमवार से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वे के अलावा सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी रखी जाएगी और इस पर बहस होगी। माना जा रहा है कि इस सर्वे के आधार पर नीतीश कुमार पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण 50% के पार ले जाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। नीतीश कुमार तैयार हैं। जातिगत सर्वे के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने उनके हाथ में वो राजनीतिक हथियार दे दिया है जिसकी उन्हें अरसे से तलाश थी। वो बिहार विधानसभा के अगले सत्र में इस सर्वे पर बहस करा सकते हैं और इसके आधार पर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को विसंगति से भरा बता सकते हैं, क्योंकि सर्वे पर नजर डाले तो 15.52% अग्रणी जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिल रहा है। 19.65% अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 16% आरक्षण है। अति पिछड़ी जातियों की आबादी 36% है, मगर उन्हें बस 18% आरक्षण मिल रहा है और 27% पिछड़ा वर्ग को 12% आरक्षण दिया है। कई दलों ने जातिगत सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर डाली है।
स्पष्ट हो गया कि बिहार में 63% ओबीसी है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है 13-14% की आबादी को, तो उसी अनुपात में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को देखते हुए बिहार में ओबीसी को आरक्षण को बढ़ाया जाए। और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करता हूं, केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं कि आरक्षण बढ़ाया जाए और कम से कम 45% इसका आरक्षण होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार सावधान है। उसका कहना है कि पहले सदन में पूरी रिपोर्ट आ जाए, फिर आरक्षण के दायरे पर बात हो। आने वाले समय में माननीय नेता कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है और ऐसा हम लोगों को आभास लगता है कि जातीय गणना सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, जानकारी लेकर के उसके ऊपर आगे काम करने के लिए कुछ न कुछ नेता ने प्रयास किया है और इस पर जरूर कहीं ना कहीं कुछ काम होगा। बिहार में पिछड़ों का आरक्षण, खासकर अति पिछड़ी जाति के समूहों का आरक्षण कितना बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन उनके कट्टर आलोचक भी मानते हैं कि अगर 15% आबादी को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वैसे में 63% के आबादी के समूह को मात्र 30% के आरक्षण के दायरे में सीमित रखना कहीं से न्याय संगत नहीं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी को तब बहुत बड़ा झटका लगा जब उसके दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि मामले में मनी ट्रेल साबित होता लग रहा है। 8 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि उसके दूसरे सबसे बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन सोमवार को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ रुपए का अंदाजन मनी ट्रांसफर स्थापित होता लग रहा है। अदालत के लिखित आदेश में कहा गया कि नई शराब नीति में होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 7% कमीशन बढ़ने से 10 महीने में चुनिंदा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरों को 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बदले में ये रिश्वत देने पर राजी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको 6 से 8 महीने में ये ट्रायल पूरा हो जाए और अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने के भीतर मनीष सिसोदिया एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बार ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो अब मनीष सिसोदिया को कुछ महीने और इंतजार करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ राहत की बात भी है। ईडी का दावा था कि शराब कारोबारी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस भुगतान को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की आय मानना मुश्किल है। ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लिकर ग्रुप ने दी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आरोपी नहीं बनाया गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। ये पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है। फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। यही नहीं, मनीष सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत भी सुप्रीम कोर्ट की नजरों में है, उनके ध्यान में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी
पत्नी की खराब तबीयत के आधार पर भी अगर मनीष सिसोदिया चाहें तो वो अंतरिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन, सचिन गुप्ता और आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केरल में हुए बम धमाकों से यहोवा कल्ट सुर्खियों में आ गया। जिस शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसका कहना है कि वो यहोवा से कभी जुड़ा हुआ था। वो यहोवा की सोच से सहमत नहीं है, लेकिन ये यहोवा समुदाय क्या है, बता रहे हैं निहाल किदवई। रविवार को एक प्रार्थना सभा में हुए इस धमाके की गूंज केरल में ही नहीं पूरे देश में गई है। जिस शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली उसने बताया कि कभी वो यहोवा विटनेसेस से जुड़ा हुआ था। इसी के साथ ये अनजाना सा कल्ट सुर्खियों में आ गया। दरअसल यहोवा कल्ट 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में शुरू हुआ। चार्ल्स डी रसेल को इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है। इस समुदाय के लोग यहोवा को ईश्वर मानते हैं और ईसा मसीह को ईश्वर का बेटा। यहोवा क्रिसमस और ईस्टर भी नहीं मनाते। दरअसल यहोवा अपने आप में सीमित रहने वाला कल्ट है। वे राष्ट्रीय प्रतीकों से भी खुद को दूर रखते हैं। कई देशों में इस वजह से इन पर पाबंदी है। कुछ मान्यताएं इन्हें विशिष्ट बनाती हैं। ये भ्रूण हत्या को पाप मानते हैं, खून को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसलिए ये खून चढ़ाना भी गलत मानते हैं। सेना में शामिल होना या राष्ट्रगान भी इन्हें स्वीकार नहीं। 80 के दशक में यहोवा का नाम सुर्खियों में आया जब 3 स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रगान से इनकार किया। इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल से दोबारा दाखिला मिला। केरल में 4000 लोग इससे जुड़े हैं। यहोवा समुदाय को लगता है कि प्रलय नजदीक है, दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ भारत में सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये यहोवा कौन है। निहाल किदवई, एनडीटीवी। तो अब आगामी विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन बुधनी सीट से भरा है। उससे पहले उन्होंने कुल देवी देवताओं के दर्शन किए, रोड शो और सभाएं भी की। और दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पाटन सीट से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी की तरफ से उनके भतीजे और दुर्ग से सांसद विजय बघेल चुनावी मैदान में हैं। और आज इन चुनावों के हलचल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से दिल्ली के ईडी दफ्तर में आज पूछताछ हुई है। ईडी की तरफ से वैभव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन के मामले में पूछताछ का नोटिस दिया और इससे पहले उन्हें 27 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वैभव ने पेशी के लिए ईडी से वक्त मांग लिया था। वैभव का कहना है कि 12 साल पुराने मामले में उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की और इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उनका फॉर्मूला है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए बीजेपी का सफाया कर देगी। लखनऊ में ये रैली हुई। कोरोना वायरस के बाद बड़ी संख्या में दिल के दौरे, हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से वीडियो सामने आ रहे हैं कि कोई शख्स डांस करते करते गिर गया या कसरत करते करते गिरा और इसे लेकर लोगों में दहशत भी बनी। नवरात्र के में गुजरात से भी हैरान करने वाली खबरें आई। गुजरात में 24 घंटे में डांडिया खेलते 10 लोगों की मौत हो गई थी। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आईसीएमआर ने हाल ही में अध्ययन किया है, जिन लोगों को गंभीर कोरोना संक्रमण हुआ है दिल के दौरे से बचने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करें, कम से कम 2 साल तक भाग दौड़ से बचें। आईसीएमआर हमने एक डिटेल स्टडी કર્યો છે
એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ. એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાनी કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ ताकि हार्ट अटैक की घटना थी बची शकाय. आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए रेल हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. यहाँ 2 ट्रेनों के टकराने से कई बोगियां पटरी से उतर गई थी. हादसा उस वक्त हुआ जब विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर से टकरा गई थी. हादसा विजयनगरम जिले में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ. राहत और बचाव कार्य जारी रहा और मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात भी की. मेरी माटी मेरा देश के आयोजन समापन के लिए देश के सभी राज्यों से 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्री ट्रेनों, बसों और स्थानीय परिवहन जैसे कई साधनों के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं. लोग कर्तव्य पथ और विजय चौक पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं. सभी राज्य अपने अपने ब्लॉक और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डाल रहे हैं. अमृत कलश में मिट्टी डालने की रस्म के दौरान हर राज्य के लोकप्रिय कला रूपों को प्रदर्शित किया जा रहा है. देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को याद किया जा रहा है. मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. उन बहादुरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए कहा और देश के 6 लाख गांव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. मैं जब गांव में इस मिट्टी कलेक्शन करने के लिए गया था, हमारी माताएं पूजा अर्चन और आशीर्वाद के साथ अपनी मिट्टी इस कलश में डाल रही थी. ऐसे ये सिर्फ एक प्रकार से मिट्टी नहीं है, धूड़ नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों देशवासी माताओं के आशीर्वाद भी इनके साथ इस कलश में आए हैं. ये इसका इस प्रकार का महत्व मैं देख रहा हूं.